हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपटीटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लगातार जारी है मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस। उसी के अंतर्गत एक रह गया था टॉपिक जिसकी हम चर्चा करेंगे, सूरी डायनेस्टी। ठीक है, सूरी वंश की, जिसमें से बेसिकली हम देखने वाले हैं शेर शाह सूरी की बारे में। ठीक है, थोड़ा रह गया था और हमने कहा था कि ये सूरी वंश की जो शेरशाह सूरी है उनकी बातें बाद में करेंगे अलग से। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो चलते हैं, क्या क्या हम देखेंगे वो पहले बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। सूरी डायनेस्टी में किसकी बात करेंगे भाई? शेर शाह सूरी, जिनका समय काल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम बात करें तो क्या क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका जो है परिचय, जिसको बोल सकते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन की हम बातें करेंगे। दूसरी हम बातें करेंगे इनके अभियान को लेकर। सूरी का अभियान, युद्ध अभियान, युद्ध अभियान। और जैसे ये युद्ध अभियान हो जाएगा फिर हम चलेंगे प्रशासन व्यवस्था, सूरी का प्रशासन व्यवस्था, सूरी का प्रशासन व्यवस्था। और इस सूरी के प्रशासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा एक तो केंद्रीय प्रशासन, क्या भाई साहब, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। और उनके बाद आपको देखने को मिलेगा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, ये जैसे कंप्लीट होगा हम मूव करेंगे कहां पर, इनकी कुछ और बातें हैं। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, सैन्य प्रणाली। सैन्य प्रणाली के बाद इनके कुछ निर्माण या कार्य, निर्माण या कार्यों पर हम नजर डालेंगे। मुद्रा व्यवस्था पर नजर डालेंगे, उसके पहले ही देख लेते हैं मुद्रा व्यवस्था, या जिसको मुद्रा प्रणाली बोला जा सकता है। फिर निर्माण की बातें करेंगे, निर्माण या कार्य। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हम देखने वाले हैं किसके अंतर्गत?
शेर शाह सूरी के अंतर्गत। ठीक है भाई, सही है ना। चलिए चलते हैं, ये पूरा चीजें हम देखेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, स्टार्ट करते हैं, परिचय से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय से स्टार्ट करते हैं इनकी बातें। परिचय करने के मतलब का प्रारंभिक जीवन क्या था, प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अगर बात करें तो हम क्या देखे थे भाई, मुगल एम्पायर देखे थे, मुगल काल देखे थे। और मुगल काल जहां पर स्टार्ट होता है 1526 से, 1526 से लेकर 1707 तक आपको देखने को मिलता है। ये चीज आप तो जानते ही हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर जो कहां से 1526 से लेकर 1707 तक, और यहाँ पर जो शासक नजर आएंगे, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ तो बार बार ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले भाई साहब बाबर आते हैं 1526 में। बाबर के बाद, बाबर का बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं देखने को मिलेगा, हुमायूं। और हुमायूं के बीच में ही, हुमायूं के बीच में मध्य में ही आपको एक और शख्स नजर आएगा जिसको हम कहते हैं सूरीवंश। इसी बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सूरीवंश। और सूरीवंश में बेसिकली आप जानते हैं शेर शाह सूरी को, शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी के बाद जो बने वो इस्माइल सूरी थे, इस्माइल सूरी। और इस्माइल सूरी के बाद जो बने वो सिकंदर सूरी थे, सिकंदर सूरी। बाद में आपको ये देखने को मिलता है कि हुमायूं के बाद फिर से हुमायूं पुनः आते हैं अपने भारत निर्वासन के बाद। आपको पता होगा कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो आपको पता है चौसा के युद्ध से फेमस है, और बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज के जो बिलग्राम है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, चौसक युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। और इसी के बाद हुमायूं चले जाते हैं, निर्वासित जीवन जीते हैं। कहां पर, अफगानिस्तान पर, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र पर। और वहां पर रह के 15 साल लगभग ये निर्वासित जीवन जीते हैं। और वहीं पर इन्होंने किसको जन्म दिया था, आपको पता है अकबर को जन्म दिया था, ठीक है। तो इनके बाद जो आते हैं वो कौन सा है भाई, अकबर आते हैं, ठीक है। अकबर का पुत्र जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के बाद उनका भी पुत्र शाहजहां शासक बनता है। और शाहजहां के बाद उनका भी पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो आपको पता है, हम देख चुके हैं बाबर के बारे में बातें, हुमायूं के बारे में बातें, ठीक है। हुमायूं पुनः आया था, ठीक है, पुनः आया था 55-56 तक, 1 साल तक उन्होंने जो है भारत में रहे। और इनकी मौत, इनकी मृत्यु हो जाती है इन्हीं के बनाए हुए दीन पनाह नगर के भवन में,
ठीक है। दीनपना नगर के भवन में ये इनकी सीढ़ी से लुढ़कते हुए इनकी मौत हो जाती है, ये आपको पता है। फिर अकबर के बारे में बात किए थे, जहांगीर हो चुका है, शाहजहां हो चुका है, औरंगजेब, ये सारी कहानी हो चुकी है। और मैंने कहा था जब समय आएगा तो मैं सूरी वंश में एक शासक का नाम शेर शाह सूरी के बारे में मैं बात करूंगा, जिनका समयकाल 1540 से लेकर 45 तक देखने को मिला था। ठीक है। तो ये मुगल काल में बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या है, सूरी वंश में शेर शाह सूरी। ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होगी, जाहिर सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। इनके जीवन परिचय देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर फिर से लाइन डाल देता हूँ। इनका प्रारंभिक जीवन, देखिए शेर शाह सूरी के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी बहुत ही निम्न वर्ग के व्यक्ति थे। निम्न वर्ग किस प्रकार से निम्न, गरीब तबका का व्यक्ति था। ठीक है, गरीब तबके के व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत अपने ही जो कम उम्र में, ठीक है, बचपन से ये गरीबी देखी, जिसके बारे में कहा जाता है इनके बारे में कि ये बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत विद्वान थे। ठीक है, क्या थे, शक्तिशाली थे और बहुत क्या थे, विद्वान थे। इनकी पराक्रमण के कारण, इनकी आक्रमणकर्ता के कारण, इनकी कुशल शैली के कारण बाबर ने अपने स्थान पर रखा था। ठीक है, बाबर प्रारंभ में अपने साथ में रखा था, अपने सेना में भर्ती किया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनकी जो है प्रबलता को देखकर, इनकी बलवानशाली को देखकर बाबर ने ये चीजें भांपी, तो इन्होंने क्या किया, ये अपने साथ रखी। चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रारंभिक जीवन की बातें। तो शासन काल तो आपको पता है, जैसा कि मैंने कहा शासन काल, शेर शाह सूरी का शासन काल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक देखने को मिला था। ठीक है, 55 और 55 56 फिर आते हैं, इसको करेक्शन कर लीजिए। चलिए दूसरी बातें मैं करूं तो दूसरी बातें ये है, इनका वास्तविक अगर नाम देखा जाए, वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो वास्तविक नाम क्या था भाई साहब, वास्तविक नाम फरीद था। ठीक है, वास्तविक नाम फरीद था और उनको उपाधि मिली थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, उपाधि दी गई थी, शेर मारने के कारण शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां की उपाधि दी गई थी, किसके कारण, शेर मारने के कारण इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। और ये किसने दिया था भाई साहब, उपाधि किसने दिया था, देने वाले कौन है, उपाधि देने वाले, देने वाले हैं वो कौन है, आपके बहार खां, बहार खां। ठीक है, और बहार खां जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ का, बिहार का। ठीक है, कहाँ का, दक्षिण बिहार का क्या था, सूबेदार था। दक्षिण बिहार का क्या था भाई, सूबेदार था। बहार खां जो कि दक्षिण बिहार का सूबेदार था, इनको ही क्या दिया था, उपाधि मिला था। चलिए पिता के बारे में कहा जाता है, इनके पिताजी का नाम हसन खान था, हसन खां था। और हसन खां के बारे में कहा जाता है कि ये सहसराम, कहाँ पर है, बिहार में, सहसराम, सहसराम, सहसराम का जागीर प्राप्त था, या सहसराम की जागीर
प्राप्त थे। ठीक है, चलिए। ये निवासी बेसिकली कहाँ के थे भाई? निवासी बेसिकली अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से ये भारत आए थे। ठीक है, और भारत में इनके पिता जो सहसराम के जगह पर, मतलब कहने का मतलब बिहार के स्थान पर, ठीक है, बिहार के स्थान पर ये क्या कहते, भारत आए थे। और भारत में इन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी। सूर वंश की, ठीक है, वंश की कबीले, सूर वंश के कबीले से क्या रखते थे? ताल्लुक रखते थे। ठीक है, कहा जाता है कि ये यहाँ पर जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी अपने आप को मोहम्मद गौरी का वंशज मानते थे। इसका मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का वंशज मानते थे। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम करेंगे। देखिए, ये अगर हम बात करें, अफगानिस्तान का ये निवासी था, भारत आए थे, सासाराम बिहार में इनके पिता यहीं पर रहते थे। इनके पिता जिनका नाम क्या था? हसन खां। क्या है? हसन खां। और हसन खां के बारे में मैंने क्या कहा था? इनको सहसराम की जागीर प्राप्त थी। इसकी सहसराम की जागीर प्राप्त थी। शेर शाह सूरी या फरीद किस कुशलता के कारण, शेर शाह सूरी की कुशलता के कारण हसन खान को पिता का जागीर प्राप्त था। कहने का मतलब हसन खान के पिता है, तो शेर शाह को पिता का जागीर प्राप्त हुआ। पिता का क्या हुआ? जागीर प्राप्त हुआ। तो पिता ये जान चुके थे कि मेरा जो पुत्र है शेर शाह, वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। ठीक है, और अपने आप को समझते गरीबी की जीवन इन्होंने देखा है। ठीक है, और इसी कारण से, इनकी प्रभाविता के कारण शेर शाह को अपने पिता हसन खां का क्या मिल जाता है? जागीर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी बात करते हैं। समय है 1522 के आसपास, और 1522 में दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार के सूबेदार, और दक्षिण बिहार के सूबेदार कौन है भाई साहब? बहार खां। बहार खां, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां, इन्हीं सूबेदार के पास शेर शाह सूरी को संरक्षण में रखा गया था। शेर शाह सूरी इन्हीं के पास था, इन्हीं के पास था। किसके लिए? कुछ काम वाम था भाई साहब। ठीक है, इनको इनकी प्रतिभा के कारण बहार खां ने इनको रखा था। और बहार खां का एक पुत्र था, बहार खां का एक पुत्र था, और बहार खां के पुत्र जिसका नाम था क्या भाई? जलाल खां। जलाल खां। और इस जलाल खां के संरक्षण में, इसी जलाल खां के संरक्षण में किसको रखा था? शेर शाह सूरी को रखा था। ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी खुद बहार खां की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी से ये विवाह कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी बहार खां, इसी बहार खां ने शेर शाह सूरी को क्या किया था? शेर खां की उपाधि दी थी।
शेर खां की क्या दी थी भाई साहब, उपाधि दी थी, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया। और शेर खां की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने एक शेर को क्या किया था, मारा था। एक शेर को मारा था, एक शेर को मार दिया था, इसलिए शेर को मारने के कारण बाहर खां ने शेर शाह सूरी को क्या दिया था, शेर खां की उपाधि दी थी। और एक्चुअल में इनका नाम, जैसे कि मैंने बताया, एक्चुअल में इसका नाम क्या था, फरीद था। इसी फरीद को शेर खां कहा है किसने, बाहर खां। चलिए, प्रारंभिक इनके राजनीतिक समय की अगर मैं बात करूं तो 1528, ठीक है, और 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 27 में आप जानते हैं स्टार्टिंग में जब बाबर आया, ठीक है, स्टार्टिंग में जब बाबर आया तो बाबर जो है, बाबर 4 वर्षों तक, बाबर क्या थे, 4 वर्षों तक शासन काल में थे, जिनमें इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। एक आपको पता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जिन्होंने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। दूसरा ये लड़ा था कब, 27 में, 1527 में, सॉरी 1526 में, 26 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। पानीपत का युद्ध लड़ा था इनके द्वारा, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था, ठीक है। चंदेरी मेदिनी राय के जो है विरुद्ध ये युद्ध लड़े थे, ठीक है। इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि इसी चंदेरी के युद्ध में, इसी चंदेरी के युद्ध में बाबर, ठीक है, बाबर शेर शाह को, शेर शाह को, ठीक है, सेना का लीड दिए थे। कहने का मतलब सेना का क्या दिया था, सेनापति बनाया था, सेनापति बनाया था, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन में बाबर ने, ठीक है, बाबर जो चंदेरी की युद्ध में, ठीक है, बाबर जो है चंदेरी की युद्ध में लड़े थे। सात 1529 की अगर मैं बात करूं तो 1529 में, 1529 में हुआ था कौन सा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था आपके बाबर और किसके बीच, आपके लोधी, महमूद लोधी, महमूद लोधी, ठीक है, क्या है, महमूद लोधी। अब देखिए बाबर के साथ मैंने क्या कहा, बाबर के साथ कौन था भाई साहब, बाबर के साथ शेर खां था या शेर शाह था। शेर शाह ने या शेर खां ने महमूद लोधी के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया था। और क्यों मना कर दिया था भाई, क्योंकि शेर खां आप जानते हैं ये अफगान थे और महमूद लोधी भी क्या है, अफगान थे। तो अफगान अफगान के बीच क्या है, ये मानते थे कि अफगान अफगान क्या हुआ, भाई भाई हुआ। इसका मतलब जब शेर खां को बोला गया, शेर शाह सूरी को बोला गया बाबर द्वारा कि महमूद लोधी के खिलाफ आप लड़िए घाघरा के युद्ध में, तो शेर शाह सूरी मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं कि महमूद लोधी भी क्या है भाई साहब, महमूद लोधी भी क्या है, वो भी अफगान है, शेर शाह सूरी भी अफगान है, तो अफगान अफगान भाई भाई है, भाई बंधु है, और इस प्रकार से मैं लड़ नहीं सकता। ये मार देंगे शेर, और इसके विरोध में अगर बाबर का अगर मैं विरोध गया तो ये मार देंगे, इसीलिए ये बिना लड़े ये वापस भग जाते हैं, फिर से बिहार में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, बिहार में चले जाते हैं। और आपको पता है बिहार का सबसे फेमस जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किले बंदी किए थे बिहार में, ठीक है, बिहार का किला बंदी देखने को मिला था जो हुमायूं के समय हुआ था, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन में मैंने क्या कहा, बाबर के समय ये सेनापति थी। ये हो गया। नेक्स्ट समझे, जब बाबर का पुत्र क्या आया, हुमायूं आया, बाबर का पुत्र आया कौन, हुमायूं।
हुमायूं के समय दो युद्ध लड़े गए थे बेसिकली इनके साथ, अगर देखा जाए तो 1539 में चौसा का युद्ध, 1539 में क्या है भाई साहब, चौसा के युद्ध, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, क्या है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब हुमायूं के समय की बात करें तो हुमायूं जब आए थे तो इनके विरुद्ध, और इनके विरोधी कौन है, ठीक है, विरुद्ध कौन है, विरोधी कौन है भाई साहब इनके, मैं सीधा लिख देता हूं, इन दोनों युद्ध की बातें करें तो हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी हुआ था, शेर शाह सूरी। और आपको पता है कि चौसे के युद्ध में हुमायूं पराजित हो चुका था, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हो चुका था। ठीक है, चौसे के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं पराजित हो चुका था। और हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी की अगर विजय हुई, ठीक है, तो देखिए बिलग्राम का युद्ध यहाँ पर लिख देता हूँ 40 में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1540। और बिलग्राम के युद्ध आपको पता होगा, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, इस बिलग्राम के युद्ध में कन्नौज में हुआ था। ठीक है, तो ये अंतिम युद्ध था किसका, हुमायूं का। ठीक है, बाद में भले आते हैं, ठीक है, बाद में कहने का मतलब भारत में अंतिम, फिर बाद में जब आते हैं तो सिकंदर सूरी के साथ इनका युद्ध होता है। ठीक है, सिकंदर सूरी के साथ दो युद्ध होते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी के साथ जो है बाद में युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में आप जानते हैं, चौसा के युद्ध में दो स्थान थे, एक नीचे की तरफ स्थान, एक ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ कहने का मतलब जो चौसे के नामक स्थान पर यहाँ पर जो है क्या था, यहाँ भरपूर मात्रा में क्या था भाई साहब, पानी था। ठीक है, क्या है, ये नदी था, नदियों के मध्य आपको क्या देखने को मिला था, युद्ध देखने को मिला था। और जब कहा जाता है कि बाढ़ आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने के बाद ये जो है कौन, हुमायूं, हुमायूं बहकर कहाँ चला जाता है, हुमायूं बहकर, ठीक है, नदी में चला जाता है। और नदी में एक नाविक द्वारा, एक भित्ति द्वारा क्या की गई थी, हुमायूं को बचाया गया था। आपको याद आ रहा होगा, नाविक द्वारा बचाया गया था, भित्ति द्वारा बचाया गया था। और इसी नाविक को एक दिन का क्या बनाया गया था, सुल्तान बनाया गया था, एक दिन का शासक नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, क्योंकि इन्हीं नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। अब जब जान बचाई थी, ठीक है, उनके बाद कहा जाता है कि शेर शाह सूरी निकल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ, आगरा के आसपास, और आगरा के आसपास के स्थान को, आगरा को वो क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, आगरा के आसपास स्थान को कब्जे में कर लेते हैं। और इसी को छुड़ाने के लिए, कहने का मतलब है, इसी कारण से फिर एक युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध। और इसी बिलग्राम के युद्ध में बिना, कहा जाता है कि बिना गोला बारूद चले, बिना युद्ध हुए, बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया जाता है, विजित हो जाते हैं, शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया जाता है, जीता जाता है। और हुमायूं बाद में, ये विजित होने के बाद, शेर शाह सूरी विजित होने के बाद हुमायूं चल पड़ते हैं, कहाँ चले जाते हैं, निर्वासित जीवन जीते हैं, निर्वासित जीवन जीते हैं। और निर्वासित जीवन, 15 वर्षों का निर्वासित जीवन अफगानिस्तान में ये बिताते हैं। और अफगानिस्तान में ही अकबर का जन्म होता है। ठीक है, हुमायूं का विवाह हो जाता है कब, इसी समय 1541 में, और 1542 में अकबर का जन्म होता है। ये चीजें आपको पता है। उधर चलिए भाई साहब, क्या हो रहा है, हुमायूं इधर कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है, वीर साल के महल, आपको पता है अफगानिस्तान के वीर साल के महल में ही ये रहते थे, कौन, हुमायूं। और हुमायूं ने
एक कहा जाता है, एक जो मस्जिद है उनकी मौलवी की बेटी से, मस्जिद है मौलवी की बेटी से उनका विवाह हुआ था 1541 में, 42 में अकबर पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये हुमायूं की और अकबर की बातें हम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्योंकि बीच में क्या है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस बिलग्राम के विजय के उपरांत, शेरशाह सूरी बिलग्राम के विजय के उपरांत क्या कराता है, विजय के उपरांत, विजय के उपरांत शेरशाह सूरी क्या करता है, अपने आप को राज्याभिषेक करता है, अपने आप का क्या करता है, राज्याभिषेक करता है। ठीक है, कब की बात है, 1540 में इन्होंने क्या किया, राज्य से किया। ठीक है, और राज्य से किया दिल्ली और आगरा पर इन्होंने कब्जा कर लिया, दिल्ली प्लस आगरा पर कब्जा कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहीं से सूरी वंश की स्थापना हो जाती है, यहीं से क्या हो जाता है भाई साहब, सूरी वंश की स्थापना हो जाती है, जो चीज हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करेंगे। मैं थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा और बता देता हूँ भाई, क्योंकि चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, 2 मिनट और जल्दी से मैं बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, बाबर, मुगल काल आप देखें, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है कुछ समय के लिए सूर्यवंश आते हैं, शेरशाह सूरी की जिसकी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद हुमायूं फिर से पुनः आते हैं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये बातें हैं। शासन काल 40 से 55। ठीक है, वास्तविक नाम इनका फरीद था, वास्तविक नाम क्या है, मैंने क्या कहा, फरीद था। उपाधि शेर खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देने वाले कौन है, बहार खां, और बहार खां दक्षिण बिहार का सूबेदार था। पिता का नाम हसन खां था, पिता को सहसराम बिहार का जागीर प्राप्त था। ठीक है, और जिसके कारण, ठीक है, जिसके बाद ये क्या है, हसन खान ने अपने पुत्र शेर खां को अपनी जागीर दे दी। इनकी कुशलता के कारण, इनकी जो प्रबलता के कारण, ठीक है, इनकी शक्तिशाली होने के कारण, बुद्धिमानी होने के कारण इनको क्या किया, इनके पिता का जागीर इनको सौंप दिया। ये बेसिकली मैंने क्या कहा, निवासी अफगानिस्तान के थे और भारत में आए थे। सूरवंश के कबीले से ये ताल्लुक रखते हैं, अफगानिस्तान में सूरवंश के कबीले से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी अपने आप को मोहम्मद गौरी का वंशज मानते थे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने किया था कि 1522 में दक्षिण बिहार का जो सूबेदार था, ठीक है, दक्षिण बिहार का सूबेदार था बहार खां, और बहार खां के यहाँ इनको रखा गया था, शेरशाह सूरी को, इनकी जो है प्रबलता के कारण, इनकी जो है क्या है, विद्वान होने के कारण, उनकी शक्तिशाली होने के कारण, और संरक्षण में लगाया गया था बहार खां के पुत्र जलाल खां। और मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में शेर खां क्या था, स्टार्टिंग में शेर खां क्या था, आपको देखने को मिलेगा कि ये बाबर ने इनको रखा था। ठीक है, बाबर ने इनको रखा था अपने सेना में। और बाबर के समय मैंने कहा था 4 युद्ध हुए थे, मैं पूरा लिख देता हूँ। पानीपत का युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, और पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में लड़े गए थे। दूसरा खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध 1527 में लड़े गए थे। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये 1528 में लड़ गए थे। ठीक है, और चौथा 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध। और मैंने ये कहा कि चंदेरी के युद्ध में
चंदेरी के युद्ध में बाबर जो है, बाबर का साथ जो है शेर शाह ने दिया था, लेकिन घाघरा के युद्ध में पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? घाघरा के युद्ध में बाबर का साथ देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि महमूद लोधी के साथ लड़ा जाता है। महमूद लोधी खुद एक अफगान था, शेर शाह सूरी भी अफगान था, और जिसके कारण से ये भाई भाई करके ये पलट जाते हैं और ये वापस बिहार चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? बिहार चले जाते हैं। हुमायूं के साथ ये चौसा की युद्ध लड़े थे 1539 में। हुमायूं के साथ बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1540 में, और दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय होती है, और विजय के उपरांत हुमायूं भग जाता है कहाँ पर? अफगानिस्तान, अपने जो निर्वासित जीवन जीने के लिए। और उसके बाद बिलग्राम के युद्ध के बाद 1540 में दिल्ली और आगरा पर ये कब्जा करके यहाँ पर अब राज्याभिषेक करते हैं 1540 में। और इस प्रकार से आप देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है? शेर शाह सूरी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे शेर शाह सूरी का युद्ध अभियान। शेर शाह सूरी का युद्ध अभियान। चलिए, आपको पता हो ना, थोड़ा थोड़ा आप जो है जानिए इस चीज को। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे हम मुगल काल में बहुत सारे डीप में गए थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको जानिए। गक्करों के साथ इनका युद्ध हुआ था। क्या है? गक्खरों से युद्ध हुआ था, और गक्खरों से युद्ध शासक बनने से बाद 1541 में होते हैं। उसके बाद मालवा का अभियान इन्होंने किया था। मालवा का युद्ध। ठीक है, मालवा का युद्ध हुआ था 1542 में। कब हुआ था भाई साहब? 1542 में। ठीक है, थर्ड बात करें, रायसीन का युद्ध। ठीक है, क्या है? रायसीन का युद्ध। और रायसीन का युद्ध हुआ था 1543 में। ये जीत चुके हैं। मारवाड़ का युद्ध देखने को मिला था। मारवाड़ का युद्ध, और मारवाड़ का युद्ध हुआ था आपको देखने को मिलेगा 1544। चलिए, कालिंजर के युद्ध। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। ठीक है, शेर शाह सूरी की जो अभियान है उनको याद रखिए। कालिंजर के युद्ध में कहा जाता है कि कालिंजर के किले को, ठीक है, कालिंजर के किले को क्या किया गया था? कालिंजर के किले को, ठीक है, ध्वस्त करने के लिए तोप खाने का यूज किया था। ठीक है, मैंने क्या कहा? किले को ध्वस्त करने हेतु तोप खाने का युद्ध, तोप खाने का जो है तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और जब तोप खाना चलाया जाता था, ठीक है, कहा जाता है कि ये क्या है? ये क्या है? मान के चलिए, ये आपका क्या है भाई साहब? ये किला है। ठीक है, जो भी समझे, ये क्या है? ये किला है, और इस किले पर क्या दागे गए थे? तोप खाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तोप खाने का प्रयोग किया था, गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी खड़े थे यहाँ पर। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी यहाँ पर
क्या है, खड़े थे और तोप खाने चला रहे थे। ठीक है, तोप खाने क्या कर रहे थे, चला रहे थे। और कहा जाता है तोप खाने इसी किले से, ठीक है, इसी किले से टकरा कर वापस गोला, एक गोला जो है, जो बारूद है, वो आकर शेरशाह सूरी के ऊपर गिरता है और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके दौरान कालिंसर की युद्ध की अभियान। ठीक है, मैंने इसको इसको क्या लिखा भाई, 55 लिखा है, नहीं 55 नहीं, ये 45 ही है। आप जो है, मैं सूरी वंश का पूरा डिटेल लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन करिए फिर से, धोखे से वहां मैं लिख दिया, यहाँ पर भी आप थोड़ा देख सकते हैं, ये 45 ही है। ठीक है, मैंने सूरी वंश की क्योंकि इस्माइल सूरी का भी समय था। ठीक है, और सिकंदर सूरी, तो सिकंदर सूरी का समय जो था वो 1555 के आसपास रहता है, ये थोड़ा याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो इसी समय 1545 में ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी भाई, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कब, 1545 में, जब किले को ध्वस्त करने के लिए तोप खाने का प्रयोग करता है, तोप खाना। और तोप खाना से ये जो गोला बारूद निकल रहा है, ठीक है, बारूद, गोला बारूद, और गोला बारूद इस किले से टकराकर वापस आ जाती है और शेरशाह सूरी को लग जाता है और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गोखरों से युद्ध हुआ था, गोखर जातियों से युद्ध हुआ था। ठीक है, गोखर जाति के जो है, गोखर समुदायों से इनका युद्ध हुआ था। मालवा से युद्ध हुआ था, मालवा को इन्होंने क्या किया था, हड़प लिया था। ठीक है, मालवा को क्या किया था, हड़प लिया था। ठीक है, चलिए, रायसेन का युद्ध हुआ था और रायसेन के युद्ध में एक शासक थे पूरनमल, पूरनमल, पूरनमल को की इनकी इनके द्वारा जो है पूरनमल की जो है मृत्यु की जाती है। ठीक है, पूरनमल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रायसेन के युद्ध में। और यहीं पर कहा जाता है कि इनकी मृत्यु होने के बाद बहुत सारे स्त्रियों ने जौहर खा लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, ये मारवाड़ में आप जो है देखें, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मारवाड़ का युद्ध भी हुआ था, मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया था, मालदेव को पराजित किया था। ठीक है, और कालिंजर के युद्ध में कालिंजर अभियान किया था 1545 में। और यहीं पर किले को ध्वस्त करने के लिए जब तोप खाना लगाया जाता है, तो वापस इसी की ओर छिटक कर जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। और तो ये दो चीजें हो गई, शेरशाह सूरी का युद्ध अभियान हो गया, जीवन परिचय हो गया। हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था की बात। ठीक है, अब थोड़ा प्रशासन व्यवस्था पर चलते हैं। शेरशाह सूरी का प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए तो हमने क्या कहा, तीन जो है चीजें देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने कहा, एक है आपका केंद्रीय प्रशासन, क्या भाई साहब, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। और तीसरा है स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। क्या है, स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय और क्या है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को और भी तीन भागों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। एक प्रशासन जिसको हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, या फिर जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिला के नाम से जाना जाता है। सरकार या जिला को डिवाइड किया गया था किसमें, परगने में, परगना। ठीक है, और परगने के बाद सबसे निम्न स्तर में आपको देखेंगे ग्राम। ठीक है, निम्न स्तर में आपको देखेंगे ग्राम। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था
चलिए मैं एक एक करके बातें करूंगा। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत मैंने क्या कहा, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक होगा केंद्रीय प्रशासन में बैठेंगे राजा या शासक, और राजा या शासक कौन है इस समय, शेरशाह सूरी। इसकी बात भी कर रहा हूं, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी यहाँ का राजा या प्रशासक होगा, और राजा या प्रशासक के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का क्या होगा, सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च होगा कहने का मतलब इसके ऊपर कोई और नहीं होगा। इनको राजा या शासक को, राजा या शासक को सर्वोच्च न्यायपालिका भी कहते हैं, न्यायपालिका। ठीक है, इनके अंतर्गत ही न्यायकर्ता को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायकर्ता बोल सकते हैं। सर्वोच्च क्या थे, न्यायकर्ता, न्यायकर्ता, क्योंकि इनके ऊपर कोई और नहीं था। ठीक है, हालांकि कुछ जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनके बावजूद जो केंद्रीय प्रशासन में जो राजा बैठेगा उनका न्याय सर्वोच्च होता है। तो राजा तो सभी जगह जा नहीं सकते भाई, इसलिए ठीक है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में राजा तो रहेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यायाधीश की बातें करें। चलिए, कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद रहेंगे। और मंत्री परिषद का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि ये राजा के कार्यों में क्या करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा या मदद करेगा, मदद करेगा। अरे भाई, इतना बड़ा प्रशासन को चलाने के लिए राजा तो स्वयं जो है इतने बड़े प्रशासन को तो चलाएंगे नहीं। ठीक है, अलग अलग विभाग होंगे। ठीक है, विभिन्न विभाग होंगे, उन विभाग का क्या होगा, क्या होगा, मंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, और उसी को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2 मिनट थोड़ा जो है वेट करिए, ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए।
ठीक है, आगे बढ़े। वेलकम है फिर से आप सभी लोगों का। आप देख पा रहे हैं सीजी कंप्यूटर्स की हमारी यूट्यूब चैनल की क्लासेस। तो ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में जैसा कि मैंने कहा, राजा होता है, फिर मंत्रि परिषद होते हैं उनके हेल्प करने के लिए। कुछ विभाग के बारे में हम बात करेंगे, कुछ मंत्रियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मंत्रि परिषद या फिर जो है विभाग, कौन कौन से जो विभाग है उनकी हम बातें करेंगे। जैसे कि यदि बात करें, सबसे फर्स्ट एक है दीवान ए वजारत। ठीक है, क्या है भाई साहब? एक है दीवान ए वजारत। और जो दीवान ए वजारत का जो पद है वो किसको मिलता है? ठीक है, ये दीवान ए वजारत जो विभाग है वो पद किसको मिलता है? वो वजीर के अंतर्गत। ठीक है, इनका जो प्रमुख होता है, ठीक है, इनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? इनका जो प्रमुख होता है वो वजीर होता है। और वजीर कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। ठीक है, वजीर वजीर बहुत सुनते हैं, वजीर कहने का मतलब क्या होता है भाई साहब? वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्थिक मामलों की देखरेख करता है। ये क्या करेगा? आर्थिक मामलों की देखरेख, देखरेख इनके अंतर्गत, इनके अंडर में की जाती है। ठीक है, आर्थिक मामलों की देखरेख करने वाला क्या है? दीवान ए वजारत। साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की जो है क्या करता है? अन्य मंत्रियों की कार्यों की भी जो है क्या करता है? जो है देखरेख करता है। अन्य मंत्रियों की कार्यों की भी देख रेख करता है। कहने का मतलब है अन्य मंत्री कुशल पूर्वक अपने कार्य को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये बातें भी क्या करता है? देखता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? वजीर या जो प्रधानमंत्री होता है इस दीवान ए वजारत का प्रमुख होता है। और इनके अंतर्गत जो आर्थिक मामले हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, आर्थिक मामले हैं, इनको देख रेख ये करता है। अन्य मंत्री के कार्यों की भी ये देख रेख ये करेगा। चलिए, दूसरी चीजें या दूसरा बोल सकते हैं विभाग कौन है? दीवान ए आरिज। क्या है भाई साहब? दीवान ए आरिज, या कभी कभी इसको दीवान ए अर्ज भी बोला जाता है। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज बोला जाता है। और यहाँ के प्रमुख को, यहाँ के जो प्रमुख है इनको क्या कहा जाता है? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए क्या है? मुमालिक। यहाँ के प्रमुख को क्या बोलता है? आरिज एक मुमालिक। इस विभाग, ये क्या है भाई साहब? ये विभाग है ना, दीवान ए वजारत विभाग है, दीवान ए आरिज या अर्ज विभाग है। और इस विभाग के प्रमुख को या इस विभाग के अधिकारी को, ठीक है, इस विभाग के प्रमुख को या इस विभाग के अधिकारी को हम क्या करते हैं? आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता है। सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सैन्य विभाग आता है। ठीक है, इनके अंतर्गत मैंने क्या कहा? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है सैन्य संबंधी कार्य। ये सैन्य विभाग है, सैन्य संबंधी कार्य। परंतु कहा जाता है, परंतु ये सेना की भर्ती नहीं करता। ठीक है, परंतु
सेना की भर्ती नहीं करेगा, सेना की भर्ती नहीं करता। ये चीजें आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में एक और है जिसको नाम दिया गया है दीवाने रिलायत। ठीक है, दीवान ए रिसालत, याद रखिए रिसालत। ठीक है, रिसालत। ये पत्र व्यवहार, ये इनके ये किसके अंतर्गत आता है? पत्र व्यवहार। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से पत्र व्यवहार करने वाले विभाग, और कभी कभी इनको धार्मिक कार्य भी दी जाती है, धार्मिक विभाग से भी क्या है संबंध रखते हैं। ठीक है, धार्मिक विभाग से भी ये संबंध रखते हैं और पत्र व्यवहार, ठीक है, इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो दीवान वजारत, दीवान आरिज और दीवान रिसालत, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और भी है दीवान ए इंसाफ। ठीक है, एक और है, ये थर्ड नंबर हो गया है। फोर्थ नंबर में हम क्या बात करेंगे? दीवान ए इंशा। और जो दीवान ए इंशा है वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत देखने को मिलती है, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, और इनका कार्य जो है सरकारी आदेशों का पालन एवं लिपिबद्ध करना। इनका कार्य सरकारी आदेश का पालन एवं क्या करना है भाई साहब? लिपिबद्ध करना, उसको लिखना है, लिपिबद्ध करना है। सरकारी आदेशों का पालन करना है एवं इनके कार्यों को, इनके आदेशों को क्या करना है? लिपिबद्ध करने का काम करता है दीवान ए इंशा करता है। एक और है जिसको हम नाम देंगे दीवान ए, दीवान ए कज़ा। क्या है? दीवान ए कज़ा। और दीवान ए कज़ा, इसके प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो क्या कहते हैं? काजी कहा जाता है। और इस काजी का क्या करना है? न्याय करता है। क्या है? ये न्याय विभाग थे और न्यायाधीश एक प्रकार के, ये क्या है? न्यायाधीश है। कहने का मतलब ये क्या है भाई साहब? न्याय विभाग है एक प्रकार का। दीवान ए कज़ा क्या है? न्याय विभाग है। और यहाँ के अधिकारी का नाम क्या है? काजी है। इसका मतलब क्या है? ये न्यायाधीश है, एक प्रकार के क्या है? न्यायाधीश है। चलिए, एक और है जिसको हम कहते हैं, नाम देते हैं दीवान ए बरीद। क्या है? दीवान ए बरीद, बरीद। और दीवान ए बरीद का जो अधिकारी होता है उसको हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं बरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता है भाई साहब? बरीद ए मुमालिक, मुमालिक। बरीद ए क्या है? मुमालिक। और बरीद और ये मुमालिक क्या कार्य करता है? ये क्या है? गुप्तचर का कार्य। इनका कार्य क्या है? गुप्तचर। और गुप्तचर कहने का मतलब है राज्यों के आसपास, ठीक है, राज्यों के क्षेत्रों में आपको जाके, ठीक है, गुप्तचर कार्य करना है। कहने का मतलब जाके लोगों से राज्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, क्या चीजें हो रही, घटनाएं घट रही हैं राज्यों में, ये याद रखना। कहने का मतलब ये गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग है। और गुप्तचर विभाग का नाम क्या है? दीवान ए बरीद। और गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जा रहा है? उनके अधिकारी को बरीद ए मुमालिक। और इनका कार्य क्या है? गुप्तचर का कार्य करना। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा? मंत्रि परिषद या विभाग की हम बातें कर रहे हैं। तो विभाग में सबसे फर्स्ट है दीवान ए वजारत। और दीवान ए वजारत का विभाग
ठीक है, किनके अंतर्गत में होता है? वजीर के अंतर्गत होता है। और ये आर्थिक मामलों की देख रेख करता है और ये अन्य मंत्रियों के कार्यों की भी देख रेख करता है। ठीक है, वजीर कहने का मतलब प्रधानमंत्री, राजा के एकदम समकक्ष समीप। ठीक है, राजा के, ठीक है, साथ साथ रहने वाले, समीप रहने वाले कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अच्छे कार्यों में सलाह देने का कार्य, सबसे जो महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य यही प्रधानमंत्री को होता है। अन्य मंत्री क्या कर रहे हैं, अपने कार्यों को सही से कर रहे हैं कि नहीं, इनकी भी जो है देख रेख इसी वजीर के द्वारा की जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ मैंने क्या कहा? दीवान ए आरिज के बारे में। ठीक है, और दीवान ए आरिज जो सैन्य विभाग होते हैं, एक प्रकार के सैन्य विभाग होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सैन्य विभाग होते हैं, सैन्य विभाग। और इस सैन्य विभाग का प्रमुख होता है आरिज ए मुमालिक। और आरिज ए मुमालिक का क्या कार्य करता है? सैन्य संबंधी कार्य करता है, परंतु इनका एक कार्य ये नहीं है कि सेना की भर्ती करे, सेना की भर्ती नहीं करता। ठीक है, सेना की भर्ती इनके द्वारा नहीं की जाती है, ये याद रखिए, किसके द्वारा? आरिज ए मुमालिक के द्वारा। हालांकि इसका कार्य सैन्य विभाग के अंतर्गत सैन्य संबंधी कार्य है, लेकिन सेना की भर्ती नहीं करता। तीसरी बात है, मैंने क्या कहा? दीवान ए रियालत, ये एक प्रकार का धार्मिक विभाग भी है, धार्मिक विभाग है, धार्मिक कार्य के संबंध में कार्य करता है। पत्र व्यवहार, पड़ोसी देशों से पत्र व्यवहार करना, लिपिबद्ध करना। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का श्रेय इनको जो है जाता है। वहीं पर हमने बात की दीवान ए इंशा, एक सामान्य प्रशासन का विभाग है दीवान इंशा। और इस सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो इनकी जो कार्य है, इनकी कार्य है सरकारी आदेशों का पालन करके उसको लिपिबद्ध करने का कार्य कौन करता है? इस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो करेंगे। दीवान ए कज़ा जो एक प्रकार का न्याय विभाग है। ठीक है, दीवान कज़ा एक प्रकार का न्याय विभाग है और इनके प्रमुख अधिकारी काजी कहे जाते हैं, जो न्यायाधीश का कार्य करते हैं। और वहीं पर अंतिम में मैंने क्या कहा? दीवान ए बरुद जो कि गुप्तचर विभाग है एक प्रकार का, और इनके अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाते हैं और उनका कार्य है गुप्तचर विभाग। कहने का मतलब ये गुप्तचर का कार्य करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, अरे खाद्य विभाग है तो खाद्य विभाग क्या करेगा? ठीक है, खाद्य से रिलेटेड कार्य करेगा। खनन विभाग है, खनन से रिलेटेड कार्य करेगा। ठीक है, तो जिस विभाग के मंत्री रहेंगे, जिस विभाग के अधिकारी रहेंगे, वही कार्य करेगा। तो गुप्तचर विभाग है तो गुप्तचर का कार्य करेंगे। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, पहली बात। दूसरी बातें देखिए, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या देखे? ये राजा देख लिए, राजा होगा या शासक होगा ये देख लिए। फिर साथ ही साथ इनके मंत्री परिषद होंगे ये देख लिए। परिषद या फिर मैंने कहा मंत्री परिषद को अलग अलग विभाग यहाँ बांटे गए थे, उस विभाग की हमने बातें कर ली पूरी तरह से। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन यहाँ पर देखने को मिलेगा। केंद्रीय प्रशासन के बाद आपको देखने को मिलेगा उनके नीचे केंद्र को प्रांत में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम हायरार्की देखें तो केंद्रीय प्रशासन होगा, केंद्रीय प्रशासन होगा, केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांत होंगे, प्रांतीय प्रशासन होगा, प्रांतीय प्रशासन के बाद स्थानीय प्रशासन होगा, स्थानीय प्रशासन में आपको देखने को मिलेगा, स्थानीय प्रशासन को तीन भागों में, तीन स्तरों पर देखने को मिलेगा। एक होगा जिला, जिला को फिर से डिवाइड किया होगा परगना में, परगना को फिर से डिवाइड किया होगा ग्राम में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है तीन स्तर देखने को मिलता है। हम केंद्रीय प्रशासन की बात कर चुके हैं, केंद्र की बात कर चुके हैं। दूसरी बात अगर मैं प्रांत की करूं तो प्रांत में कौन होगा भाई? राजा का ही कोई संबंधी होगा, राजा का कोई संबंधी होगा। ठीक है, प्रांत का जो है क्या कहलाता है? प्रांतपति कहलाता है, प्रांतपति कहलाएगा। राजा का जो है प्रमुख क्या कहलाएगा?
प्रांतपति कहलाएगा। ठीक है, केंद्रित प्रशासन को और कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, कई प्रांतों में डिवाइड किया। जैसे प्रांत को जब मुगल काल के समय आते हैं, मुगल में आप देखेंगे, ठीक है, मुगल काल के समय आते हैं तो वो सूबा कहलाता था। ठीक है, हम क्या देखे थे, सूबा कहलाता था। सूबेदार जो है इनका देख रेख करता था। सूबा या प्रांत आपको देखने को मिला था। ठीक है, सूबे को ही क्या कहा गया था, प्रांत। स्टार्टिंग में सूबा या प्रांत 14-15 ही थे अकबर वगैरह के समय। बाद में जाते जाते औरंगजेब के समय 21 प्रांत हो गए, 21 सूबे हो गए थे। शेरशाह सूबे के शासन काल में प्रांतीय प्रशासन का जिम्मा राजा राजा का कोई संबंधी होता था। जैसे कि राजा का कोई पुत्र होगा, वो इस यहाँ पर बैठेगा प्रांत में। यदि पुत्र नहीं हुआ तो राजा का कोई भाई होगा, या राजा के भाई का भाई होगा, या कहने का मतलब भतीजा होगा, या राजा का कोई कोई भी संबंधी होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बैठेगा। कहाँ पर, प्रांतीय प्रशासन में। तो जहाँ पर केंद्र प्रशासन का जिम्मा राजा और उनके मंत्री परिषद होते हैं, वहीं पर प्रांतीय प्रशासन का जो जिम्मा है राजा के संबंधी कोई पुत्र, भाई, भतीजा और उनके अधिकारी वर्ग के होंगे। ठीक है, तो ये प्रांतीय प्रशासन कई प्रांतों में बटा गया था, और यहाँ सूबेदार नियुक्त कर करके क्या कहलाते थे, चलाते थे प्रांत में सबसे ऊपर तो प्रांतपति बैठेंगे, लेकिन उनके नीचे जो सूबेदार बैठ के जो है क्या करते हैं, प्रांत को चलाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, क्या करनी है, ये चीजें आपको याद रखनी। आगे चलते हैं, आगे की हम बात करेंगे। तो स्थानीय प्रशासन की चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। क्या है, स्थानीय स्थानीय प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन देख लेते हैं। स्थानीय प्रशासन की चर्चा कर लेते हैं। और मैंने क्या कहा, स्थानीय प्रशासन को 3 भागों में हम देखेंगे। इन 3 भागों करने का मतलब इनकी लेवल की बात करें। ठीक है, तो मैं लेवल के हिसाब से ही लिख देता हूँ। ठीक है, इनके लेवल के हिसाब से ही लिख देता हूँ इनको। तो देखा जाए तो ऊपर का जो लेवल है, सबसे ऊपर, एक तो हम इसको सरकार बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, सरकार कहते हैं, या इसी को जिला नाम दे दिया गया है। सरकार कहते हैं या इसी को जिला कहते हैं। दूसरी जिले को फिर से परगना में डिवाइड किया गया है। किसमें, परगना में डिवाइड किया गया है। और परगने के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अंतिम में किसमें डिवाइड किया गया था, ग्राम में डिवाइड किया गया है। तो स्थानीय प्रशासन को भी चलाएगा भाई। जैसे कि स्थानीय प्रशासन में अगर अभी की स्थिति देखें तो जिला में जिला परिषद की बातें होगी। ठीक है, ग्राम में जो है पंच सरपंच चलाते हैं, जनपद में जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं वो चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से सरकार या जिले की हम बात करें, ठीक है, सरकार या जिले की बात करें तो इस सरकार या जिले में 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। 2 अधिकारी नियुक्त की जाती है। इसको चलाने के लिए क्या की जाती है, 2 अधिकारी नियुक्त की जाती है। एक अधिकारी जिसका नाम था सिकदार, सिकदार ए सिकदारान सिकदारान सिकदार ए सिकदारान नाम का जो है अधिकारी होता था। और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफाम। ठीक है, क्या है, मुंसिफ ए मुंसिफान, 2 अधिकारी होते हैं। ये वाला जो है सिकदार ए सिकदारान, ये उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, और ये इनके जस्ट निम्न अधिकारी होते थे। क्या होते थे भाई साहब, निम्न अधिकारी होते थे। कौन, मुंसिफ ए मुंसिफान, सिकदार ए सिकदारान जो है उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, और
ये दोनों अपने अपने कार्यों को जो है क्या करते थे, देखते थे। ठीक है, साथ ही साथ दो प्रमुख अधिकारी के साथ साथ, ठीक है, कई अलग अलग कर्मचारी भी देखने को मिला था। परगने की बात करें तो परगने में आपको कौन कौन से अधिकारी होंगे, जो है अधिकारी देखने को मिलेगा। परगने का कुछ अधिकारी है, जैसे कि एक है सिकदार, सिर्फ सिकदार, फिर उसके बाद मुंसिफ, उसके नीचे मुंसिफ, उसके नीचे जाएंगे तो पोतदार। ठीक है, पोतदार जो खजांची, खजाने वजाने का कार्य करता करने का, सरकारी जो खजाना परगना में जो सरकारी खजाने हैं उनके कार्य भी करते हैं। ठीक है, खजांची। कानून, या जिसको कहा जाता है क्लर्क, क्या है, क्लर्क, या इसको कानून के भी नाम से जाना जाता है। क्लर्कों की संख्या कितनी थी, दो थी, दो क्लर्क रह जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, सिकदार था ऊपर, उसके बाद मुंसिफी, पोतदार जो खजाने, खजांची जिसको कहा, खजांची, खजांची, खजांची कहने का मतलब खजाने की जो है क्या करता है, देख रेख करता है, खजाने का अधिकारी कहलाता है। ठीक है, ग्राम के बारे में आपको पता होगा, ग्राम सबसे क्या था भाई साहब, सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई है ग्राम, सबसे क्या है, यहाँ की सबसे छोटी इकाई है। और यहाँ के प्रमुख को, यहाँ के जो प्रमुख को किस नाम से जानते हैं, यहाँ के प्रमुख को मुखिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यहाँ के प्रमुख को मुखिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन में सरकार या फिर जिला के दो अधिकारी, सिकदार, सिकदारा, फिर परगने में अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी बातें आप, तो प्रशासन व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन हो गया है, जहां पर राजा और उनके मंत्री परिषद होंगे। प्रांतीय प्रशासन राजा का बेटा, राजा का भाई, राजा का भतीजा जो भी हो सकता है। स्थानीय प्रशासन में मैंने कहा, स्थानीय प्रशासन तीन भागों में डिवाइड था। एक, जैसे कि मैंने कहा जिला, जिला को डिवाइड किया गया था परगना, और परगना को डिवाइड किया गया था ग्राम में। तो इस प्रकार से ये चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, ये चीजें। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिटी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए। जीवन परिचय हो गया, युद्ध अभियान हो गया, सूर्य वंश का प्रशासन व्यवस्था हो गया। जो बाकी है वो है भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, निर्माण एवं कार्य। ठीक है, और ये सारी बातें जो बच गई है वो सारी बातें हम क्या करेंगे भाई साहब, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में होने से रहा नहीं। ठीक है, एक क्लास में नहीं होगा, और इसी के कारण से मैंने क्या लिखा यहाँ पर, पार्ट 1 लिखा है, सूरी डायनेस्टी पार्ट 1, जहाँ पर शेरशाह सूरी की हम बातें कर रहे हैं। तो एक क्लास और लगेगा इसका। ठीक है, फिर मिडाल हिस्ट्री में जो चीजें बाकी थी, शेरशाह सूरी को मैंने कहा लास्ट में मैं आराम से फुर्सत से अंतिम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो समय आ चुका है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इनका दूसरा पार्ट देखेंगे, जहां पर आपको ये सारी बातें देखने को मिलेगी, भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, और निर्माण और जो ही कार्य। इन्होंने कई सड़कों का निर्माण किया है, सराय का निर्माण किया है, वो सारी बातें हम करें। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, और नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू।